नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अनग अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक आरएस मेंस के रिगार्डिंग डेडिकेटेड एक करंट अफेयर की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहले तो हम वीक वाइज जो है करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। जो लास्ट आपका मेंस हुआ था आरएस मेंस, उसके बाद से लेकर और जो करंट मेंस होगा उससे 5 से 6 दिन पहले तक, यानी कि जो लास्ट हमारा हुआ था वो जुलाई 2024 में एंड हुआ था। 20-21 जुलाई के आसपास 20-21 जुलाई के आसपास हुआ था। तो लास्ट के 10 दिन तो ये जुलाई के, और उसके बाद अगस्त से लेकर और इस महीने का जून तक, क्योंकि जून के अंदर आपका एग्ज़ाम है, तो 15 जून तक हम ये यहाँ पर करंट अफेयर का मेंस डिस्कस करेंगे। 3 तरीके से करेंगे, जैसा कि पहले बताया था। पहले वीकली करेंगे, वीक वाइज, फिर मंथली और फिर क्वार्टरली। ठीक है। इंट्रोडक्शनरी जो वीडियो है उसमें आप एक बार देख लेना, अगर नहीं देखा है तो उसके अंदर मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया है। तो आज हम जो है एक्चुअल लेक्चर स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं। आज से ये सीरीज़ शुरू हो रही है। तो अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। और जो भी मेंस दे रहे हैं या मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मान लो कोई ऐसे भी है ना जिनका मान लो इस बार क्लियर आरएसपी नहीं हुआ है और उनके पास सफिशिएंट टाइम है, तो वो नेक्स्ट ईयर अगर मेंस को कंसिडर कर रहे हैं तो उन्हें मेंस की प्रिपरेशन तो अभी से करनी चाहिए। तो अगर कोई आपका ऐसा फ्रेंड या कोई आपका भाई बंधु या कोई दोस्त या कोई मित्र है तो उसको आप ये लेक्चर प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। और अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक भी करें, और नहीं लगे अच्छा लगे और आपको कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना वैल्यूएबल सजेशन ज़रूर दीजिएगा, ताकि फर्दर जो वीडियोस आएंगे उनमें उसी के रिगार्डिंग अपग्रेडेशन किया जा सके। ठीक है। तो आज अपन शुरू करते हैं जुलाई से। जुलाई 2024। ठीक है। आज जो अपन करंट अफेयर डिस्कस करेंगे वो जुलाई का 4th वीक, लास्ट वीक जो बचा था ना, क्योंकि 20 और 21 जुलाई को तो आपका पेपर ही था मेंस का। तो हम ये मानते हैं कि भाई 20-21 जुलाई तक का तो करंट अफेयर आपने पढ़ा ही होगा। उसके बाद से लेकर 22-23 की छुट्टी मान लो, और 24 या 23 से मान लो, 23 से लेकर और 31 जुलाई तक का आज अपन डिस्कस करेंगे। सारा मतलब कुछ भी ऐसे नहीं है कि भाई करंट अफेयर में कुछ भी जो आ रहा है न्यूज़ के अंदर सारा ही उठा के यहाँ डाल दिया, नहीं। जो आरएस मेंस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, मीन्स जहाँ से क्वेश्चन बनना चाहिए, अगर इन 10 दिनों के अंदर जो कंटेंट वैल्यूएबल है सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। ठीक है। हर कुछ भी ऐसे मुंह उठा के कुछ भी नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि टाइम वेस्ट होगा, सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट जो उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में उस वीक में जो कंटेंट या जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे अपन वही डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी थी इसी महीने में, जिसे बोला था आपदा मित्र योजना। ठीक है। आपदा मित्र योजना। आपदा मित्र योजना क्या थी कि पहले तो इसे पायलट प्रोजेक्ट में लगाया हुआ था, मतलब चल रही थी ये। अभी जुलाई 2024 के अंदर गवर्नमेंट ने ये किया कि भाई ये पूरे देश के अंदर ये लागू होगी। अब ये स्कीम पूरे देश के अंदर लागू होगी, सारे पूरे के पूरे देश में, पूरे भारत में। ठीक है। इस योजना में होगा क्या, देखो आप इसी से समझ जाओगे स्कीम के नाम से, आपदा से रिलेटेड। ठीक है। आपदा से रिलेटेड कुछ मित्र बनाए जाएंगे, यानी कुछ स्वयंसेवक या वॉलंटियर्स बनाए जाएंगे, जिनकी सपोर्ट से किसी भी प्रकार की आपदा या डिज़ास्टर के टाइम पे हेल्प ली जा सके। ठीक है। अब कैसी आपदाएं, जैसे मान लो बारिश के टाइम पे बाढ़ आ गई। ठीक है। मैदानी इलाकों में बाढ़ हो गई, आपका जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ भूस्खलन। ठीक है। अब जैसे मानसून का सीज़न शुरू होगा तो ये भूस्खलन होता है, भूकंप। ठीक है। ये तो हो गई प्राकृतिक आपदाएं। इसके अलावा मानव जनित आपदाओं में आग, ठीक है, या वनाग्नि, वनों में जो अग्नि लगती है, जैसे लास्ट ईयर वहाँ लगी थी उत्तराखंड में। ठीक है। तो ऐसी आपदाओं के अंदर कम से कम जान और माल का नुकसान हो। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके और कम से कम नुकसान हो, उसके लिए क्या किया जाएगा, लोकल लेवल पर लोगों को ट्रेन किया जाएगा। लोकल लेवल पे स्थानीय क्षेत्र के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है। स्थानीय क्षेत्र के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि तुरंत क्विक रिस्पॉन्स किया जा सके।
माने कोई कहीं भूकंप आ गया तो जब तक प्रशासन या कोई अमला वहाँ तक पहुँचेगा करेगा, उससे पहले पहले वहीं स्थानीय लेवल पर ऐसे वॉलेंटियर होंगे जो उनको बेसिक, ठीक है, बेसिक उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि प्राइमरी या जो प्राथमिक उपचार है वो वहीं अपने स्तर पर कर सकें या कुछ रिलीफ वहाँ प्रोवाइड करा सकें। उसके बाद जैसे ही प्रशासन या फोर्स आती है उसके बाद उनके साथ हेल्प करके और रिलीफ के जितने भी काम होंगे उनमें सहयोग कर सकें, ठीक है। तो इस अब इम्पोर्टेंट क्या है कि इस स्कीम को रन कौन कर रहा है, तो एनडीए में कर रहा है। एनडीए में क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण, ठीक है। ये भारत की फोर्सेस को मिलाकर, जिसमें सेना, वायुसेना, नौसेना, पुलिस, इन सबको मिलाकर कुछ चुनिंदा लोगों का सिलेक्शन किया जाता है और उससे ये नई फोर्स बनाई गई है, ठीक है। और अभी रिसेंटली लास्ट मतलब 2009 या 10 के आसपास इस फोर्स को बनाया गया है। इसका एक्ट भी पास कर दिया गया है। कोरोना के टाइम पे भी ये एक्टिव थी, ठीक है। अभी जैसे म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप आया हुआ है, ठीक है। तो भूकंप आया, उसके लिए इंडिया ने जो अपना रिलीफ भेजा है, एनडीए में की टीम ही वहाँ गई है, ठीक है। जो वो हॉस्पिटल लेके गए हैं और दवाइयाँ वगैरह, रिलीफ का जितना भी मटेरियल लेके गए हैं, वो एनडीएमए की टीम ही वहाँ गई है, ठीक है। अब चलो इतनी बात आ रही है तो एक बता दूँ, और जो भारत ने, ये करंट टॉपिक से थोड़ा अलग है, भारत ने जो अभी म्यांमार और थाईलैंड में जिस नाम से जो ऑपरेशन चला रहे हैं वहाँ रिलीफ का, जो उसका नाम रखा है ऑपरेशन ब्रह्मा। क्या है? ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा। तो ये आपदा मित्र योजना थी। अब मान लो क्वेश्चन आता है आपका कि भाई आपदा मित्र योजना के बारे में बताओ, तो 3 तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे, 15, 50 और 100। 3 शब्दों में 3 तरीके के हैं, 15 शब्दों में और 50 शब्दों में और 100 शब्दों में। तो 15 के अंदर तो सीधा सा है, आपदा मित्र योजना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संचालित एक केंद्रीय स्तर की योजना है जिसके तहत आपका स्थानीय स्तर के वॉलेंटियर्स और स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण देकर किसी भी प्रकार की आपदा से बचाव हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा, ठीक है। और 50 शब्दों के अंदर क्या करना है, उसको थोड़ा और एलेबोरेट कर लेना, आपदाओं के बारे में बता देना कौन कौन सी हैं, और अगर 100 आ जाता है तो और ज़्यादा डिटेल में बता देना, ठीक है। मेन कंटेंट यही है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो, एक नागौर के अंदर एक गांव है जिसका नाम है फिरोजपुरा। ये वैसे तो ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर कई बार आरपीएससी पिछली बार की तरह या जो 2013 वाला मेंस हुआ था उसके अंदर गाँवों का, पिपलात्री गांव वगैरह पूछे थे, तो उस हिसाब से देखें तो थोड़ा एक बार दिमाग में सुन लो, बस ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट मुझे लगा भी नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लो। फिरोजपुरा गांव क्या है, ये गांव फेमस हुआ है आपको हॉकी की ट्रेनिंग के लिए। इस गांव से लगभग आपको हर घर से एक हॉकी प्लेयर मिलेगा जो स्टेट और नेशनल खेल चुका है, ठीक है। और फोर्सेस की टीम या विभागों की जितनी टीम जो स्पोर्ट्स कोटा होता है उसके अंदर ज़्यादातर प्लेयर हॉकी के इसी गांव से हैं, तो हॉकी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको पढ़ना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। और राजस्थान में अगर कोई ऐसा गांव फेमस हो रहा है तो उस तरीके के लिए ये ज़रूरी है। इसके अलावा अगर एक और बताऊँ आपको अदर देन दिस, कि भाई हैंडबॉल और बास्केटबॉल, हैंडबॉल के लिए ना गंगानगर ज़िले का एक गाँव है लालगढ़ जाटान, ठीक है। लालगढ़ जाटान जो है वो गांव भी बहुत फेमस है, वहाँ पर भी उच्च स्तर के प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और अच्छे खिलाड़ी वहाँ से तैयार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्री मैप सिटी। ट्री मैप सिटी कौन सी है? ट्री मैप सिटी चंडीगढ़, ठीक है। क्या है, देखो, चंडीगढ़ देश की पहली ऐसी सिटी है, देश का पहला शहर। क्या हो रहा है यहाँ पर, चंडीगढ़ के सभी पेड़ों का जितने भी वृक्ष हैं सबका मैपिंग हुई है, मैप बनाया गया है। एक मैप बनाया है जिसके अंदर वहाँ सड़कों पर जितने भी पेड़ हैं उनको आप मैप में ट्रेस कर सकते हो कि भाई जैसे अपन गूगल मैप यूज़ करते हैं तो वो दिखाता है ना स्ट्रीट व्यू के अंदर कि भाई इधर ये पेड़ है, ये घर है, ये गाड़ी खड़ी है। उसी तरीके से चंडीगढ़ ने अपना एक मैप बनाया है जिसके अंदर आपको हर रास्ते पे पेड़ दिखाई देंगे कि भाई इस रास्ते पे कौन सा पेड़ लगा है, उसकी कितनी उम्र है, कितनी हाइट है, क्या ब्रीड है, क्या स्पीसीज़ है, ठीक है। जैसे अशोक का पेड़ है, नीम का पेड़ है या जैतून का पेड़ है, जिस भी तरीके का जो भी पेड़ है वो सब वहाँ पर ये उनकी एक मतलब डेटाबेस तैयार किया है उन्होंने। तो ये इस तरीके का वृक्षों को बचाने का किसी शहर का सबसे बड़ा अभियान है और ये देश में पहली बार कहाँ हुआ है, तो चंडीगढ़ के अंदर हुआ है। क्या किया है ऐसा इन्होंने, इंपॉर्टेंटली क्या है बात है कि इन्होंने हर पेड़ की जीआई टैगिंग करी है, ठीक है, जीआई टैगिंग करी है।
जीआई टैगिंग में क्या कर दिया कि भाई जीआई टैग से आप उनका जो पर्टिकुलर लोकेशन है, ठीक है, अक्षांश और देशांतर जो है वो उनका फाइनल आउट कर दिया कि भाई ये पेड़ यहीं पर है। अब मान लो कल को कोई पेड़ उसे काटता है, करता है या कुछ भी है, तो उनको पता लग जाएगा जीआई टैग से कि भाई ये पेड़ था कहाँ पे। ठीक है, एक तरीके का हर पेड़ की एक आधार आईडी जनरेट कर दिया जीआई टैग के थ्रू। ठीक है, तो ये चंडीगढ़ ने ऐसा पहली बार किया है, तो ये थोड़ा आप दिमाग में रखना है ना, क्वेश्चन आ सकता है मेंस में। इसके अलावा एक नई थ्योरी आई है अभी तक हम क्या जानते हैं कि भाई पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है, सब जानते हैं पेड़ों से, वृक्षों से ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, कैसे मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड का तो ये अवशोषण करता है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो एक रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन के उपरांत हमें ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, नई एक रिसर्च हुई है, उन्होंने बताया कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं करती, इसके साथ मीथेन, जिसका जनरली फॉर्मूला CH4 होता है, ठीक है, मीथेन को भी ये पेड़ जो है वो अवशोषण करते हैं, मीथेन का भी पेड़ अवशोषण करते हैं। अब आपको पता ही होगा कि मीथेन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में मीथेन क्या है, ज़्यादा इफेक्टिव या ज़्यादा पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन ये इसका स्थायित्व कुछ दिन का ही होता है, ये ज़्यादा दिन तक स्टैंड करता है, ये कुछ दिन ही करते हैं और ये ख़त्म हो जाती है। अदरवाइज़ ये सबसे ज़्यादा गर्मी पैदा करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में। तो हमें मीथेन का भी क्या करना था कि भाई ये भी अगर अवशोषण करते हैं पेड़, तो हमें इस चीज़ का पता लगा है, यानी कि जो वातावरण में ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट है वो कम करेगा अगर पेड़ हम ज़्यादा लगाएंगे तो क्या, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण तो किससे करता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पेड़ इससे अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है या अभी आप साइंस टेक में पढ़ोगे भी। CH4 को कैसे करता है? तो ये थ्योरी कहती है कि भाई कोई भी पेड़ है, ठीक है, और उसकी छाल है, ठीक है, तो पेड़ का जो ये मान लो ये तना है पेड़ का, ठीक है, और ये छाल है, रुको दोबारा बनाते हैं। कोई पेड़ है, उसका ये तना है, ठीक है, छाल नहीं है, इस पर छाल उतारी हुई है, और ये छाल है। ठीक है, तो पेड़ के तने और छाल के बीच में, ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, मीथेन गैस को ख़त्म करते हैं। समझ गए बात को आप? भाई ये पेड़ है, ये पेड़ का तना है और ये उसकी छाल है, अगर हम दोनों को सेपरेट करें, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जहाँ छाल पेड़ के तने के साथ चिपकी होती है, उसके बीच में, छाल और तने के बीच में कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो CH4 यानी मीथेन को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, उसका शोषण करते हैं। तो इसलिए ये थ्योरी इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पेड़ों द्वारा कौन कौन सी प्रक्रियाएं की जाती हैं, मतलब सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड करी जाती है, या क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो सभी को पता है, ये नई चीज़ है, ये आप लिखोगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, और अब अगर अपन CH4 की बात कर ही रहे हैं, तो मीथेन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है? देखो मीथेन कैसे कैसे निकलती है। तो एक तो आपका चावल की खेती से मीथेन का उत्सर्जन ज़्यादा होता है। चावल की खेती में पानी गर्म होता है, पानी क्योंकि उसमें रखना पड़ता है ना, पानी गर्म होगा तो दलदली भूमि से मीथेन का क्या होता है, सिक्रेशन होता है, मीथेन वहाँ से निकलती रहती है। ठीक है, दूसरा, पशुओं द्वारा जो जुगाली की जाती है, उस जुगाली में भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, ये UPSC में क्वेश्चन आ चुका है कि मीथेन का उत्सर्जन कहाँ कहाँ से होता है, तो चांसेस हैं कि RPSC भी पूछ ले। ठीक है, तीसरा क्या है, इसके अलावा मीथेन कहाँ से होती है? तीसरा आपका किसी प्रकार के बहुत सारे जैसे अपचयन की प्रक्रियाएं होती हैं, या आपका फर्मेंटाइजेशन होता है ना, जो फर्मेंटाइजेशन में कई प्रकार के फर्मेंटाइजेशन है जहाँ मीथेन का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो मीथेन क्या है, वातावरण के लिए घातक है, मतलब ये, लेकिन इनका लाइफ स्पान जो है ना वो कंपैरेटिवली कम होता है CO2 के, इस वजह से ये जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। अगर ये CO2 की तरह स्टैंड करे तो धरती
आग लग जाए कभी की, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। इसलिए मीथेन का अवशोषण बहुत ज़रूरी है। इसका असर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से 28 गुना ज़्यादा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से 28 गुना ज़्यादा होती है कौन? मीथेन, ठीक है। और ये दुनिया में जो अभी तक तापमान जितना इंक्रीज़ हुआ है ना, जो अपन इंडस्ट्रियल लेवल और ये कर रहे हैं कि भाई इतना तापमान हो गया ये सब, है ना, तो उसके अंदर 30% रोल सिर्फ मीथेन का है। जितनी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट्स हैं ना, जो गैसेज है ना, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट छोड़ने वाली गैसेज हैं, उनमें 30% सिर्फ जो सहयोग है वो सिर्फ मीथेन का है, ठीक है। नेक्स्ट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, ये मुझे लगता है क्वेश्चन पूछा जाएगा जो अब डिस्कस करूँगा। ये क्या है? मोइदम, आपने नाम सुना है? मोइदम क्या है? मोइदम, कॉपी पेन लेके इसको लिख लेना अपने हिसाब से। इस जो मैं बताऊंगा ध्यान से सुनना, और इसको अपने अपने हिसाब से 15, 50 और 100 तीनों में लिख लेना। ये तीनों में से किसी में भी पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। वी 2 स्टार लगा लेना इस पर, ठीक है। मोइदम क्या है? मोइदम असम, आप एक स्टोरी सुनो पहले। असम के अंदर क्या था? असम में क्या था? असम में एक शासक हुए हैं, ठीक है, जिन्हें बोला जाता था अहोम। अहोम शासक, आपने सुना होगा। अभी रिसेंटली मोदी जी और असम के जो सीएम है वो 400 साल इनका सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है। तो अहोम शासक हुए हैं। अहोम शासक का टाइम पीरियड क्या रहा था? 1228 से 1826, ठीक है, मतलब मुगलों से पहले और अंग्रेज़ों तक, ठीक है, अहोम शासक हुए थे। अहोम शासकों का जो इनका कोई शासक यदि मरता था तो उन्हें दफनाया जाता था, दफनाया जाता था। दफनाने के जो कब्रिस्तान बने, जो कब्र होती थी, वो एक कब्रिस्तान में बहुत सारी कब्र आसपास होंगी तो वो कब्रिस्तान बन जाता था, ठीक है। तो इनके जो कब्रिस्तान थे ना, उनको बोला जाता था मोइदम, ठीक है। तो क्या चीज़ हुई? मोइदम क्या हुआ? असम में अहोम शासक, ठीक है, असम में अहोम शासक, और अहोम शासकों को दफनाया जाता था मरने के बाद, जिन उनसे कब्रिस्तान बने, और उन कब्रिस्तान को जो क्या कहते थे? मोइदम, ठीक है। अब आ गए मोइदम, तो बहुत सारे कई मोइदम बने, और ये जैसे पिरामिड है ना मिस्र के, उसी तरीके से ये मान सकते हो आप। तो अब क्या हुआ कि चूँकि राजा के मोइदम थे, यानी राजा के कब्रिस्तान थे, तो डेफिनेटली इनको सुंदर बनाया जाएगा, इनमें वास्तुकला का कुछ ना कुछ किया जाएगा। तो इनमें क्या है, एक बहुत सारे क्षेत्रों में एक चराई देव नाम का इलाका है असम में। क्या नाम है? चराई देव, ठीक है, शिव सागर के पास। शिव सागर शहर है असम में, शिव सागर के पास चराई देव इलाका है। तो चराई देव के जो मोइदम है, ठीक है, चराई देव का जो मोइदम है ना, चराई देव वाला मोइदम, इसको 2024 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया है, ठीक है। मतलब चराई देव मोइदम को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में इसको इंक्लूड किया है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब जिस मीटिंग के बाद ये डिस्क्लोज़ किया गया कि भाई हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो मीटिंग कहाँ हुई थी? वो भारत में हुई थी। वही मीटिंग जो इंडिया के, जो यूनेस्को की जो मीटिंग थी जिसमें ये घोषित किया गया कि भाई ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया जाएगा, वो भारत में हुई थी, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि उत्तर पूर्व भारत का, नॉर्थ ईस्ट भारत का ये पहला कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अभी तक उत्तर पूर्व भारत से एक भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं थी, तो उत्तर पूर्व भारत की ये पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। तो ये बात आप इम्पोर्टेंट ज़रूर ध्यान रखना। 15 शब्दों में, 50 शब्दों में, 100 शब्दों में, तीनों में आ सकता है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। और अभी जो मैं बता रहा हूँ, जैसे 15 शब्दों में पूछा है, तो आपको क्या, मैं अगर आपको एक चीज़ सिखाऊं यहाँ पे, किस तरीके इतने ही कंटेंट को आप 15 से 50 और 100 में कैसे लिखोगे, तो 15 शब्दों में तो कुछ ही नहीं है, सीधा लिख देना है क्या?
मोइदम, वो पूछे कि भाई मोइदम क्या है, तो मोइदम अहोम शासकों का कब्रिस्तान है, ठीक है, ब्रैकेट में असम, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि भाई असम की बात कर रहा है। अहोम शासकों का कब्रिस्तान है जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट या विश्व विरासत स्थल घोषित किया है, ठीक है। ठीक है, अब यही बात अगर आपको 30 में करनी है, 50 शब्दों में करनी है, तो क्या करना है, यही बात कैसे लिखोगे। उसने पूछा मोइदम क्या है, तो लिखो असम के अंदर असम के अहोम शासक ब्रैकेट में 1228 से लेकर 1826 तक, ठीक है, के मृत्यु उपरांत दफनाए जाने पर बनने वाले कब्रिस्तान को स्थानीय क्षेत्र पर मोइदम कहा जाता है, ठीक है। आगे क्या लिखना है कि चराईदेव क्षेत्र का मोइदम, जिसे हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया है, एक वास्तुकला का नायाब नमूना है, ठीक है। अब समझ गए। अब मैं आपको इतना आप लिखोगे कि विश्व विरासत नायाब नमूना है, ठीक है। यह स्थल 3 हिस्सों में होता है, एक कमरा या वॉल्ट जिसमें शव रखा जाता है, दूसरा हिस्सा ढकने वाला अर्धगोलाकार, और तीसरा हिस्सा ईंटों की संरचना होती है। तो मैं एक बार आपको दिखा दूं ये कैसा होता है, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। ये देखो, ये है मोइदम, ठीक है, ये वाला मोइदम है, ठीक है। एक और दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर होगा, नज़दीक वाली फ़ोटो देखने दोगे। ये रहा, ये इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो ये अष्टभुजाकार बार एक पेरीफेरी होती है, अष्टभुजाकार होती है, ठीक है। ये जो अंदर का रूम है, इसमें कब्र होती है, ये इसका एंट्रेंस गेट है, और इसके ऊपर एक ईंटों का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ होम शासक ने ही ऐसा किया था, हमारे राजस्थान में भी ऐसी खूब सारी चीज़ें होती हैं। आपको पता होगा कि जैसे जयपुर की जो शासकों की याद में जो छतरियाँ बनाई गई, उन्हें क्या बोला गया, गेटोर की छतरियाँ, ठीक है। और शारबाग की छतरियाँ, ठीक है, कहाँ की है बताओ आप, शारबाग की छतरियाँ, ठीक है। जोधपुर की तो बहुत फेमस ही है, जोधपुर की तो जो बाद का स्थल बना हुआ है उसको तो जसवंत थड़ा कहते हैं, जसवंत थड़ा, है ना, राजस्थान का ताजमहल, ठीक है। तो इस तरीके से राजा क्या करते थे, अपनी उनकी जो आगे अनुगामी होते थे शासक, वो अपने पूर्वजों की याद के अंदर छतरियाँ बनाते थे, और इसी तरीके से अहोम शासकों ने अपने यहाँ पर मोइदम बनवाए थे, जिसे अभी क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आप और भी अगर अपने इधर उधर से कोई कंटेंट तैयार करके इसके नोट्स रखना बना के, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो देखो कोई प्रेडिक्शन नहीं है, प्रोबेबिलिटी है कि ये पूछा जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक दो बात और बता दूँ मैं आपको, जो ये मीटिंग हुई थी ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की, इस यूनेस्को की मीटिंग में 2-3 चीज़ें और थी जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। बाई चांस पूछ ले, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है ये मतलब अगर उसके बाद मोइदम के बाद अगर कोई इम्पोर्टेंट है, तो जो नेल्सन मंडेला थे ना, नेल्सन मंडेला से संबंधित 14 स्थल हैं दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। नेल्सन मंडेला से संबंधित 14 स्थल हैं। इन 14 स्थल को एक इकाई यानी एक सिंगल यूनिट मानते हुए उसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, ठीक है। इसके अलावा क्या घोषित किया गया है,
फ़िलिस्तीन, क्योंकि फ़िलिस्तीन न्यूज़ के अंदर बना रहता है, इसराइल फ़िलिस्तीन संघर्ष और गाज़ा वाले की वजह से। फ़िलिस्तीन की टेल आमेर, टेल आमेर, इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, और एक चीज़ और है, अमेरिका का एक चर्च है, उसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया है। उसका नाम है मोरावियन चर्च। कौन सा चर्च? मोरावियन चर्च। ठीक है, इसके अलावा, इन सब के अलावा एक इटली का और है, जो मुझे एक सेकंड रुको, इटली या रोम। ठीक है, इटली अब वर्तमान में इटली है, उस समय रोम था। ठीक है, तो रोम का अपियन वे, एक रास्ता है अपियन वे, आप नेट पे सर्च करना, इमेज देख लेना ताकि दिमाग में रहे। अपियन वे, इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया। अब देखो, ये बड़ी बात ये है कि भाई जो मीटिंग हुई थी ना, ये इंडिया के अंदर हुई थी। तो यूनेस्को के बारे में भी आप थोड़ा पढ़ लें। यूनेस्को क्या है? संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो कला, संस्कृति और बच्चों के शिक्षा के संबंधी कार्य करती है, वही उनका ये काम है। ठीक है, और थोड़ा सा और बताऊं तो मैं आपको, राजस्थान से इम्पोर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है? 6 तो किले हैं जो 2013 में सम्मिलित किए गए थे लगातार। इनके अलावा भी हैं, लेकिन 6 तो एक साथ किए गए थे। कौन से? आमेर, रणथंबोर, ठीक है, और गागरोन, हाँ, ठीक है, झालावाड़ वाला है, मतलब याद रखना ये गागरोन का किला। ठीक है, झालावाड़, चित्तौड़, कुंभलगढ़ और सोनारगढ़, जैसलमेर वाला, ये किले। इसके अलावा जयपुर का जो परकोटा क्षेत्र है, जयपुर का परकोटा क्षेत्र, उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया। कब? 2019 में। ठीक है, और एक इंटेंजिबल हेरिटेज साइट है, सॉरी साइट है, इंटेंजिबल हेरिटेज साइट राजस्थान से कौन सी है? कालबेलिया नृत्य। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपका टास्क जो है वो ये है कि भाई राजस्थान से प्राकृतिक क्षेत्र में कोई अगर है तो वो कौन सी है बताएं कमेंट में। ठीक है, नहीं है तो कौन सी, मतलब फिर तो कुछ है ही नहीं, अगर है तो कौन सी है वो बताना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अपन करेंगे, एक सेकेंड, एक नाम व्यक्ति विशेष है जिनका नाम है साई अशोक। साई अशोक, ठीक है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे पिछली बार मेघालय की डीजीपी को पूछ लिया था, किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था 2 नंबर में, है ना। तो ऐसे नाम, ये कुछ अगर ये पहली बार हो रहा है ना, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। जब मेघालय की डीजीपी को पूछ सकते हैं तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसको ऐसे, मतलब मैं हर किसी का नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये कौन है? ये पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और ओलंपिक खेल चुके मुक्केबाज हैं भारत के। ठीक है, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज हैं जिनको क्या है, पेरिस ओलंपिक जो लास्ट ईयर हुआ था ना, पेरिस ओलंपिक जो हुआ था उसमें इनको एज ए रेफरी, नहीं रेफरी, अधिकारी के तौर पर, एक तो होता है खिलाड़ी और एक होता है अधिकारी, ये अधिकारी के तौर पर इंडियन टीम में थे, एज ए रेफरी गए थे। इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने ओलंपिक में अधिकारी और खिलाड़ी दोनों के रूप में भाग लिया हुआ है, अधिकारी प्लस
खिलाड़ी दोनों के रूप में भाग लिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। साई अशोक इनका नाम है, मुक्केबाज थे, आप याद रखना। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक जो लास्ट ईयर पेरिस फ्रांस के अंदर हुआ था, उसमें जो शुरुआत हुई थी, उद्घाटन समारोह जो हुआ था, उसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था उद्घाटन में? ध्वजवाहक कौन कौन थे? तो 2 ध्वजवाहक थे। एक तो थी पीवी सिंधु जी, ठीक है, इनका खेल कौन सा है? बैडमिंटन, चिड़ी बल्ला जिसे बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे थे अचंता शरत कमल। ठीक है, अचंता शरत कमल, ये कौन थे? ये आपके टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, पुरुष वर्ग में टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि भाई उद्घाटन समारोह में कौन थे। समापन समारोह के अपन बाद में करेंगे, अभी शुरुआत हुई है, अपन वीक वाइज ही करेंगे। उस वीक में जो घटनाएं घटी हैं, जैसे इस तरीके से नहीं करेंगे कि भाई पेरिस ओलंपिक एक साथ कर दिया ना। डेली अगर 3 दिन होगा तो 3 दिन में 3 बार पेरिस ओलंपिक डिस्कस होगा। ठीक है, मेरा टारगेट सिर्फ इतना ही है कि कम चीज़ें पढ़ाऊँ, लेकिन जो चीज़ें पढ़ाऊँ वो बार बार पढ़ाऊँ, ताकि उनमें से कुछ भी आ गया तो वो आपका नहीं छूटे। क्योंकि जैसे पिछली बार वो मेघालय का आया था, और एक क्वेश्चन पिछली बार आया था कि कौन बाप बेटे हैं जो ओलंपिक, दोनों ने ओलंपिक खेला और वो किस खेल से संबंधित हैं। ठीक है, 2 नंबर में स्पोर्ट्स वाले के अंदर आया था। तो उसी तरीके का है कि भाई कौन है जो, कौन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन एक भारतीय खिलाड़ी हैं, ठीक है, जिन्होंने किसी ओलंपिक में अधिकारी और खिलाड़ी दोनों के तौर पे भाग लिया और वो किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो ये बात जो आपको इंपॉर्टेंट बताई वो इनने पहले बता दी। तो साई अशोक हैं, और खेल कौन सा है? मुक्केबाजी। तो 2 नंबर का है तो 1-1 नंबर का, और ऐसे ही 1-1 नंबर से ही बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। इसी से ही सिलेक्शन होता है, रिजेक्शन होता है, या रैंक आती है, या सर्विस अलॉट होती है। यही भारी चीज़ होती है। ठीक है, तो हमें 1-1 नंबर के लिए फ़ाइट करनी है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। कम से कम जो पढ़ रहे हैं या जो सुन रहे हैं उसमें से कुछ भी आ गया तो वो नहीं जाना चाहिए। बाकी बाहर का अगर कुछ है तो देखो, जो हाथ में नहीं है उसका तो अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हाथ में है उसे नहीं जाना चाहिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपका एक सिंकुला करके सुरंग है, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, जो आपका लास्ट जो पेपर आया है, जो लास्ट ईयर आया था, उसमें आप देखना ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारे पास पूछ लिए थे कि भाई आप मैप में बताओ कौन सा कहाँ है, तो मार्किंग हो सकती है। तो सिंकुला करके एक दर्रा है, ठीक है, दर्रा या पास जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। ये क्या कर रहा है? ये आपके 2 रास्तों को कनेक्ट करता है। एक तो मनाली ले यानी हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को कनेक्ट करता है। ठीक है, और दूसरा मनाली ले, और दूसरा करता है ये मनाली कारगिल मार्ग को। ठीक है, तो सिंकुला एक्चुअल में क्या है आपका? हिमाचल और लद्दाख को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, सिंकुला किस तरफ है। कल को मार्किंग का आ जाए तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हिमाचल से लद्दाख भेजना है, पता लग रहा है आप सिक्किम से चीन की तरफ भेज दे रहे हो। ठीक है ना, तो थोड़ा सा दिमाग में से क्लिक रखना, ताकि एग्जैक्ट रटने का तो नहीं है, लेकिन ये है कि भाई थोड़ा बहुत मैप में देख जाओ तो सबसे बढ़िया है। बाकी आप जैसी आपकी स्ट्रेटजी है आप उसी के हिसाब से चलो। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है चांदीपुरा वायरस। एक बीमारी फैली थी लास्ट ईयर, चांदीपुरा वायरस बीमारी। ठीक है, ये क्या है? एक वायरल डिजीज़ है, वायरल हिंदी है ना, हाँ, तो ये एक वायरस जनित बीमारी है। ये वायरस जनित बीमारी है। ठीक है, वायरस जनित बीमारी है। वाहक कौन है इसका? वाहक इसका सैंड फ्लाई, बालू मक्खी। बालू मक्खी इसकी वाहक है। शिकार जनरली कौन होते हैं? 15 साल तक के बच्चे, 15 वर्ष तक के बच्चे। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले ये महाराष्ट्र के चांदीपुरा के अंदर इसकी खोज हुई थी, तो इसलिए इस वायरस का नाम ही चांदीपुरा वायरस
निकल गया। लेकिन देखो कोरोना के बाद से डब्ल्यूएचओ ने ये बोल दिया है कि भाई जिस क्षेत्र में कोई भी नया वायरस मिलता है तो हम उससे कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उससे उस क्षेत्र की बदनामी होती है। जैसे कोरोना के बाद उस इनिशियली उसे वुहान वायरस बोला गया था, लेकिन बाद में उसको हटाकर और एक नोमेनक्लेचर डब्ल्यूएचओ ने दिया, उसके अकॉर्डिंग उसको कोविड स्टैंड्स फॉर कोरोना वायरस डिजीज़। ठीक है, कोई किसी ने, ट्रंप ने उस समय बोल दिया था कि ये चीन वायरस है ना, तो इस सब को हटाने के लिए एक पर्टिकुलर नोमेनक्लेचर फॉलो किया जाता है। तो ये चांदीपुरा वायरस है जो लास्ट ईयर इसके केसेस देखने को मिले थे। इसमें लक्षण क्या होता है, देखो तेज़ बुखार होती है, सिर दर्द होता है, उल्टी होती है, मिर्गी के दौरे होते हैं, मानसिक स्थिति में भी बदलाव हो जाता है, कई बार दिमागी बुखार भी हो जाता है और कभी कभी तो कोमा की स्थिति भी बन जाती है। संक्रमण से कई बार बच्चों में संक्रमण इतना हावी हो जाता है, क्योंकि बच्चों की जनरली इम्यूनिटी कम होती है, तो उनसे उसकी मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, तो बचाव के लिए क्या करें? बचाव के लिए देखो साफ़ सफाई रखनी सबसे बड़ी ज़रूरी बात है। बचाव के लिए आपको, अगर इस पे आता है तो क्वेश्चन, बचाव के लिए साफ़ सफाई हाइजीन रखना ज़रूरी है। ठीक है, हाथ बार बार धुलते रहना चाहिए। वायरल डिजीज़ है जो वो कोरोना वाली जो साफ़ सफाई है वही सब यहाँ लिख दो आप। ठीक है, साफ़ सफाई रखनी है, खुले में शौच नहीं जाना है, थूकना नहीं है। ठीक है, खुले में शौच नहीं जाना, और बार बार हाथ धोते रहो, हाथों को साफ रखो, है ना। और मच्छरों से, और जो सैंड फ्लाई जो बालू मक्खी है, उन पर नियंत्रण के लिए क्या हो, पेस्टिसाइड का प्रयोग करो। बालू मक्खी से बचाव के लिए क्या करो, दवाई और पेस्टिसाइड का प्रयोग करो। ठीक है, कीटनाशक जो होती हैं उनका उपयोग करो। ये सब बातें थोड़ी अपने आसपास जितनी भी, अगर कुछ बीमारी फिर भी हो जाती है तो जल्दी से जल्दी उसको डायग्नोस करा के और उसे इलाज करवाना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, चांदीपुरा वायरस याद रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको। हाँ, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है, लाओस ने अभी क्या किया है, क्वेश्चन आ सकता है ये 2 नंबर में। लाओस ने 2 डाक टिकट जारी करे हैं। ठीक है, 2 डाक टिकट जारी करे हैं। एक तो किस पे, रामलला पे। इसमें कौन सी फ़ोटो है, जो अयोध्या में रामलला की मूर्ति स्थापित हुई है ना, काले वाली, काले पत्थर से, है ना, उसकी फ़ोटो है। और दूसरी जारी करी है इनने महात्मा बुद्ध पर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हाल ही में लाओस ने 2 भारतीय धार्मिक ने, मतलब भगवान पर जो है डाक टिकट जारी किए हैं, उनमें से कौन कौन से हैं। एक तो रामलला हैं और दूसरे बुद्ध हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, क्योंकि रामलला मंदिर अभी स्थापित हुआ है और उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, न्यूज़ में बना ही रहता है वो मंदिर। ठीक है, और बुद्ध, चूँकि ये जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं इस तरफ, तो ये बुद्ध की डाक टिकट जारी करी है। अब एक बार इनकी लोकेशन देख लेते हैं, देखो लाओस की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्न में से लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, तो ये है आपकी लाओस। देखो ये रहा लाओस। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है। अभी बिम्स्टेक का जो सम्मेलन चल रहा है उसके अंदर, बिम्स्टेक की ये मेंबर नहीं है, लेकिन बिम्स्टेक का सम्मेलन कहाँ चल रहा है, थाईलैंड के अंदर चल रहा है। ठीक है, अभी रिसेंटली जो चल रहा है। और म्यांमार में आपका पता है भूकंप आ ही चुका है अभी, तो ये सब चीज़ें इधर की तरफ की चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं। तो ये लाओस को आप याद रखना, ये वाली कंट्री है लाओस। ठीक है, कौन कौन से इसके पड़ोसी हैं, देखो लाओस का इधर थाईलैंड, ये थाईलैंड इसका पड़ोसी है, और कंबोडिया भी इसको टच करता है, वियतनाम भी इसको टच करता है, म्यांमार भी इसको टच करता है। इसके अलावा ये वियतनाम, और इधर देखो ये चीन भी इसको टच करता है। चीन भी टच करता है, म्यांमार भी टच करता है, थाईलैंड भी करता है, और वियतनाम करता है, और इस तरफ कंबोडिया करता है। ठीक है, तो ये 5 इसके वो हो गए पड़ोसी देश। तो ये याद रखना कि भाई इनने क्या करा है, अभी रामलला और बुद्ध पर टिकट जारी करी है, डाक टिकट लाओस ने करी है। एक भारत में एक जनरल एक रिपोर्ट आई है कि भारत के अंदर कैंसर केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, जिसमें तंबाकू की वजह, पुरुषों के अंदर तंबाकू के सेवन से मुंह के कैंसर बढ़ रहे हैं, और महिलाओं में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से क्या है, वेजाइनल कैंसर बढ़ रहा है। तो अब ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है ना, इसका इंजेक्शन ईजाद किया है, और गवर्नमेंट इसके इंजेक्शन लगवा रही है, मतलब इसका क्या है, टीकाकरण किया जा रहा है।
और ये इंजेक्शन किसके द्वारा बनाया जा रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट, वही जिसने कोविशील्ड बनाया था, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट, याद रखना। ये पुरानी न्यूज़ है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट बात ये है कि नीति आयोग ने एक ड्राफ्ट रिलीज़ किया है, बहुत इम्पोर्टेंट, एक ड्राफ्ट रिलीज़ किया है, ठीक है। तो उस ड्राफ्ट का नाम क्या रखा है वो बताओ आप। उस ड्राफ्ट का नाम है, एक सेकेंड, हाँ, विज़न। ये मेंस में इकोनॉमी के अंदर और निबंध, ये जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको ये कंटेंट याद रखना, ठीक है। और ये आप राइटिंग के अंदर 10 नंबर वाले और 10 नंबर वाले या 100 शब्दों वाले या 50 शब्दों वाले क्वेश्चन में, और प्लस निबंध में, आर्थिक से संबंधित कोई निबंध हो भारत के परिप्रेक्ष्य में, उसमें ये वाली बातें लिखोगे ना, नीति आयोग और इन सब चीज़ की जो स्टैंडर्ड हैं, तो आपके नंबर मिलने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो नीति आयोग तो वैसे ही पता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे प्रीलिम्स में भी इस बार क्वेश्चन आया था जो 2 फरवरी को हुआ था, है ना। नीति आयोग ने एक ड्राफ्ट रिलीज़ करा है, इसकी गवर्निंग काउंसिल की 9वीं मीटिंग थी उसमें करा है। इस ड्राफ्ट का नाम क्या है? इस ड्राफ्ट का नाम है विज़न फॉर विकसित भारत। विज़न फॉर विकसित भारत, ठीक है, एन अप्रोच पेपर। विजन फॉर विकसित भारत एट 2047, एन अप्रोच पेपर, ठीक है। तो इस ड्राफ्ट जो पेपर है ना, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई है जो आगे भारत को 2047 तक विकसित बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो अगर आप कहीं भी लिखोगे ना मेंस के अंदर कि भाई ये भारत ने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन फिर भी ये फला कमी है कि आज भी हम 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, आज भी आर्थिक असमानता है, ठीक है, तो उसको दूर कैसे किया जाए, तो वो इस विकसित भारत में बताया हुआ है। आपको कुछ ही नहीं लिखना, आप लोग सिर्फ इतना, और कुछ याद भी नहीं रहे तो इतना ही लिखाना कि भाई नीति आयोग के द्वारा जारी विज़न फॉर विकसित भारत एट 2047, उसके हिसाब से उन्हें बताए गए उपायों का प्रयोग किया जाना चाहिए और उनके बताए गए उपायों को अमल में लाया जाना चाहिए। और अगर उपाय याद रह जाएँ तो वैसा तो देखो कोई बराबरी नहीं है। तो उपाय क्या बताए हैं? उपाय इनने बताए हैं कि वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति की जो वार्षिक आय है वो $2,392, ठीक है, $2,392 लगभग 2 लाख रुपए प्रति वर्ष है, प्रति व्यक्ति आय। इसको 2047 तक कितना होना चाहिए? 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय होना चाहिए, तब हम विकसित भारत में आएंगे। प्रति व्यक्ति होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या होना चाहिए? इन्होंने 100 साल का खाका तैयार करके दिया है। ये अभी जो GDP है उसको 9 गुना बढ़ाना होगा, तब जाके हम विकसित भारत में कंसिडर किया जाएंगे। और हमें अगले 20 से 30 साल तक भारत को क्या करनी पड़ेगी? 7 से 10% की GDP ग्रोथ रेट कंटिन्यूस लेनी पड़ेगी, सस्टेन, मतलब मिनिमम 7 से नीचे नहीं जानी चाहिए। भले कोरोना आ जाए, चाहे कोई युद्ध हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इतनी ग्रोथ आपको GDP की लेनी पड़ेगी, तभी हम 2047 तक विकसित हो पाएंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नीति आयोग का ड्राफ्ट पेपर कह रहा है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। 20 से 30 साल के अंदर कितनी? 7 से 10% ग्रोथ रेट, ठीक है। तब क्या होगा? हम मिडिल इनकम कंट्री से ऊपर उठ पाएंगे। और अच्छा काम क्या करा है भारत ने? ये बोल रहे हैं कि भारत ने पिछले कुछ सालों के अंदर, 50 सालों के अंदर, एक तो इंफ्रा पे अच्छा काम करा है, इसको और ग्रो करना होगा, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत काम हम अच्छे से करते जाएंगे तो हम अभी 5वीं विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था से तीसरी बन जाएंगे, 3rd बन जाएंगे, ठीक है, 5th से, ठीक है। एक तो इंफ्रा पे काम अच्छा करना है, एक UPI और जो डिजिटल ट्रांजैक्शन पे हमने काम किया है वो काबिल तारीफ़ है, उसका भी हमें बेनिफिट होगा, ठीक है। AI में भी हमें लीड लेना पड़ेगा, तभी हम कर पाएंगे,
ठीक है, तो ये सारी बात कहाँ हुई थी, ये नीति आयोग की एक 9th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई थी। ठीक है, उसमें ये बात सारी हुई थी। इस गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग को चेयर कौन करेगा, कौन करता है, तो जो नीति आयोग का चेयरमैन है, तो चेयरमैन कौन है नीति आयोग का, पीएम होता है। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी इसके चेयरमैन हैं। अब इस मीटिंग के अंदर राजस्थान की तरफ से जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा जी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने बोला कि जब आप ये कर रहे हो तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उन्होंने वहाँ पर विकसित राजस्थान एट 2047 उन्होंने भी एक ड्राफ्ट पेपर वहाँ रिलीज़ किया और बताया कि भाई हमने भी एक इसी की तर्ज पर एक विकसित राजस्थान एट 2047 विकसित राजस्थान एट 2047 ये पेपर राजस्थान सरकार का है। ठीक है, ये एक स्ट्रेटजी है जिसके तहत क्या है, इसकी घोषणा कब करी थी, 2024-25 का जो बजट आया था ना लास्ट ईयर, उसमें इसकी घोषणा हुई थी और 10 संकल्प लिए गए हैं इसमें। इन संकल्पों को पूरा करने पर राजस्थान क्या हो जाएगा, अगले 5 वर्षों में राजस्थान $350 $350 बिलियन $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या मतलब होगा 10 सेक्टर में, या इस स्ट्रेटजी के थ्रू क्या क्या होगा। देखो, इनके थ्रू एक तो बेसिक जो बुनियादी सुविधा है उनको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, किसानों को सहयोग लिया जाएगा, किसानों को जो समृद्धि के या सशक्तिकरण के कार्य किए जाएंगे। ठीक है, और एमएसएमई को बढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा राजस्थान में जैसे टूरिज़्म का बड़ा एक सेक्टर है और टूरिज़्म अच्छा रोज़गार देता है, तो विरासत संरक्षण पर भी राजस्थान सरकार में काम होगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना। जो अभी इंडिया ने लॉन्च किया है, तो भारत में राजस्थान वालों ने भी विकसित राजस्थान एट 2047 लॉन्च कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 29 जुलाई जो है वो प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस। ठीक है, 29 जुलाई हर साल मनाया जाता है। भारत में बाघों की वृद्धि हो रही है, अभी रिसेंटली हम चीता लेके आए हैं। ठीक है, अच्छा, इस दिन को मनाना कब से शुरू किया है, 2010 से किया है। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग में एक समिट हुई थी, उसके अंदर इसकी घोषणा की गई। इस बार की जो 2024 की थीम क्या थी, थीम पूछी जा सकती है, तो थीम थी बाघों के संरक्षण और, लिख लो आप, बाघों के संरक्षण और उनके आवास को होने वाले नुकसान, शिकार और मानव वन्य जीव संघर्ष के खतरों के प्रति जागरूकता लाना। ठीक है, मैं पूरा लिखूँ, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, आप लिख लेना। बाघों के संरक्षण और उनके आवास को होने वाले नुकसान, शिकार और मानव वन्य जीव संघर्ष के खतरों के प्रति जागरूकता लाना। ठीक है, राजस्थान के अंदर कितने बाघ अभयारण्य हैं बताओ, और सबके नाम बताओ। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। देखो, पहला है रणथंभौर। ठीक है, दूसरा सरिस्का, तीसरा मुकुंदरा, चौथा रामगढ़ वाला, बूंदी रामगढ़ वन्यजीव और टाइगर रिजर्व, और पांचवा है आपका अभी जो रिसेंटली घोषित किया है, करौली धौलपुर। ठीक है, एशिया के पश्चिमी क्षेत्र में सिर्फ राजस्थान में ही बाघ हैं और कहीं नहीं है। अगर एशिया का पश्चिमी क्षेत्र आप देखोगे ना, उसमें सिर्फ राजस्थान में बाघ हैं और कहीं भी नहीं है। ठीक है, इनका संरक्षण आवश्यक है, क्यों बताओ, क्योंकि फूड चेन के ये उच्च स्तर पर आते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल बैलेंस को बनाने के लिए, इसको जैव विविधता के लिए ये आवश्यक है, जंगलों में ये जो ऊंची श्रेणी वाले जीव हैं वो संरक्षित हों। ठीक है, जैव विविधता के कारण नुकसान क्या हो रहा है कि भाई शिकार नहीं है, शिकारों का टोटा रहता है, शिकार नहीं मिलेंगे अंदर,
तो भूखे मर जाते हैं ये। ठीक है, नस्ल की सुधार करनी भी आवश्यक है। बाकी आप लिख ही लोगे, मेंस लिख रहे हो तो इतनी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। अब देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो 100% मुझे लगता है पूछी जाएगी। एक अभियान है जिसका नाम है कुल्हाड़ी बंद अभियान। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान। इस अभियान के बारे में ना प्रधानमंत्री मोदी की जो मन की बात आती है, मन की बात में इसका मोदी जी ने इसको डिस्कस किया है। कौन से एपिसोड में? देखो, मोदी जी कुछ भी बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, उनके एपिसोड नंबर तक पूछे जा सकते हैं, कोई पता नहीं है, रिस्क मत लो। तो 112 नंबर के अंदर ये जो मन की बात हुई थी उसमें ये डिस्कस किया गया है। ठीक है, कहाँ का है ये अभियान? ये रणथंभौर का है। क्या है ये अभियान? कहाँ? रणथंभौर अभ्यारण्य का। क्या कि रणथंभौर के आसपास के जो गांव है ना, उनकी पंचायतों ने ये डिसाइड किया है कि हम जंगल में जाएंगे तो, पंचायत ने ये डिसाइड किया कि जंगल में जाएंगे तो कुल्हाड़ी लेके नहीं जाएंगे। अब जब आपके पास कुल्हाड़ी नहीं होगी तो अगर आपको पेड़ काटने का मन भी करेगा तो भी आप काट नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास औजार नहीं है। ठीक है, जब आपका पढ़ने का मन भी कर रहा है और आपके पास किताब नहीं है तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। अकेले मन से नहीं होता ना। 3 चीज़ होती हैं देखो किसी भी चीज़ के लिए। क्या? एक तो होता है अवेलेबिलिटी, एक होता है एक्सेसिबिलिटी, और एक होता है अफोर्डेबिलिटी। जो चीज़ आपको करनी है या चाहिए वो उपलब्ध होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा एक्सेसिबल होनी चाहिए, यानी आपकी पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी मतलब आपकी किफ़ायत होनी चाहिए, आप उसे अफोर्ड कर पाओ। जैसे ये लेक्चर है, ये लेक्चर आपको अवेलेबल है। पहला अगर ये लेक्चर ही नहीं आता तो आप ये चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ये मिल ही नहीं पाती हैं आपको। दूसरी क्या है? पहुँच। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होनी चाहिए। ठीक है, पहुँच के लिए इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। 2 चीज़ें चाहिए ना। ठीक है, तीसरी है किफ़ायती। ये दोनों एक्ट करने के लिए आपके पास ये किफ़ायती हो, यानी ऐसा नहीं हो कि भाई मैं यूट्यूब की जगह खुद की एक ऐप बना के और बोलूँ कि भाई ये 5,000 रुपये दोगे तभी आपको ये वीडियो दूंगा। आपको मैं फ्री प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसका मतलब ये क्या है? ये सिर्फ किफ़ायती है। मैं इन तीनों के पैटर्न को आपको फॉलो करोगे तभी आप कहीं भी ग्रो कर पाओगे। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको तभी मिलेगी। ये आप मेंस के अंदर कहीं भी फिट कर सकते हो इस फॉर्मूले को। अवेलेबल, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल। ठीक है, तभी आपका कोई भी एफर्ट काम करेगा। ठीक है, तो कुल्हाड़ी जब आपके पास नहीं है, जब आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, तो आप अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे उन्हें काटना। और जब पेड़ काटोगे ही नहीं, ठीक है, पेड़ कटेंगे ही नहीं, ठीक है, तो वो बच जाएंगे तो वो जंगल रहेंगे तो बाघों का क्या होगा? बाघों को अपना प्राकृतिक आवास मिलता रहेगा और उनमें उनकी संख्या में वृद्धि होती रहेगी और जैव विविधता का संरक्षण होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई मन्नू भाकर। ठीक है, मन्नू भाकर ने 2 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? किसमें? पेरिस ओलंपिक में। पेरिस ओलंपिक में। और दोनों ही कौन से हैं? 2 पदक। ठीक है, इस यहाँ लिखते हैं 2 पदक, दोनों रजत। ठीक है, 1 पदक तो आपका किसका है? एकल स्पर्धा का। ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल का। ठीक है, और दूसरा पदक आपका क्या है? मिक्स। ठीक है, इसमें टीम के साथ ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, मिक्स्ड स्पर्धा। तो इस मिक्स्ड स्पर्धा के अंदर इनका जो टीम मेंबर था वो कौन था? कौन थी? सरबजीत। ठीक है, तो इनको भी रजत मिला है। तो बेसिकली क्या है, मन्नू भाकर को तो 2 मिले, एक तो इनका खुद का और एक इनके साथ सरबजीत के साथ। ठीक है, 2 मिले। और ये भी कौन सी है? वही 10 मीटर एयर पिस्टल है और ये भी 10 मीटर
एयर पिस्टल है। ये याद रखना भाई, मनु भाकर अच्छे से रट के जाना। मनु भाकर का सब कुछ आपको जो अवेलेबल वो उनके जो अवार्ड वगैरह हैं वो सब याद होने चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि अवनी लेखरा पूछा जा चुका है, तो ये मनु भाकर को भी पूछा जा सकता है, पूरे पूरे चांस हैं। अब मनु भाकर ऐसा करने वाली क्या है, पहली महिला है, पहली महिला है जिनने निशानेबाजी में ओलंपिक में मेडल जीता है, पहली भारतीय महिला है, पहली भारतीय महिला। पुरुषों में पहले बहुत से लोगों ने जीत चुके हैं, जैसे राजस्थान सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ठीक है। अभिनव बिंद्रा राठौड़ साहब ने 2004 में जो एथेंस में ओलंपिक हुआ था तब जीते थे अभिनव बिंद्रा। बीजिंग में जो 2018 में 8 में सॉरी जो ओलंपिक हुआ था उसमें जीता था, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अभी तक स्वर्ण पदक सिर्फ निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा ही जीत पाए हैं। इसके बाद 12 के अंदर जो लंदन में ओलंपिक हुआ था उसमें कांस्य पदक जीता था गगन नारंग ने, और विजय कुमार ने भी रजत पदक जीता था लंदन में 2012 में। ये मैंने आपको रजत बता दिया क्या, ठीक है। ये कांस्य पदक है भाई, ये गलत, सॉरी मतलब माफ़ करना, ये रजत पदक नहीं है, ये कांस्य पदक है, गलती से रजत लिख दिया अभी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आगे से ऐसे नहीं होगा, है ना। ये कांस्य पदक है। तो मनु भाकर ने क्या करा है, दोनों स्पर्धा में, यानी सरबजीत को भी यहाँ कांस्य ही मिला है, ठीक है। ये भी कांस्य पदक है। गलती इंसान से होती है यार, तो इसको मतलब माफ़ कर देना, गोली मारने वाली स्थिति में मत आ जाना, ठीक है। और तो मनु भाकर ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला है। और अभी क्या है, देखो एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि इनको खेल रत्न अवार्ड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको 2025 में 2024 के लिए 2025 में दिया, और 2024 के लिए राजीव गांधी के नाम से हटा के अब तो उसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर दिया है। खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया है, ठीक है। तो ये याद रखना, मनु भाकर को मिला है इस बार का। तो ये आज का इतना ही था। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉरवर्ड इट टू द, जो भी आपको लगता है कि भी उसको ज़रूरत है उस सबको भेजिए। सब्सक्राइब करोगे, आगे फॉरवर्ड करोगे तो चैनल ग्रो करेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा लिखने का और अच्छा कंटेंट तैयार करने का, ठीक है। लेक्चर का अगर आपको पर्टिकुलर ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, नहीं लगा है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को सजेशन और लाइक करके भी आप हमें सजेशन दे सकते हो कि भाई आपको ये चीज़ और करनी चाहिए। जैसे अगर आप चाहते हो क्वेश्चन आंसर के बेसिस पे ये वीडियो बनाऊँ या उस तरीके से बनाऊँ 15, 50, 100 शब्दों के, तो मेरे को जैसा आप फीडबैक दोगे ना उसी के अकॉर्डिंग मैं चेंज कर लूँगा। लेकिन आप थोड़ा सहयोग करो और मेरे को आगे बताओ। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, ठीक है। वीडियो देखते रहना, अच्छा लगेगा आपको, आगे भी अपन कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।